गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, मैंने आपको बताया था कि हम अपने करंट अफेयर सीरीज़ में पहले आपके सामने एमसीक्यू रखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आप बिना कुछ स्टडी किए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज होस्टिंग इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। मतलब भारत के बाहर इंडिया की किस कंट्री ने डिफेंस फैसिलिटी स्टेब्लिश की जा रही है। ठीक है, लेट्स अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए, इंडिया की फर्स्ट ओवरसीज यानी कि भारत के बाहर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि मोरक्को अफ्रीका में स्टैब्लिश की जा रही है। ठीक है, मोरक्को अफ्रीका में स्टैब्लिश की जा रही है। अफ्रीका में यह मोरक्को नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन से लगा हुआ है। देखिए, ये फैसिलिटी जो है फोर व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ठीक है, ये डेवलप की जा रही है कॉम्बैट व्हीकल के रूप में। ठीक है, इसमें कोलेबोरेशन किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड डीआरडीओ द्वारा। देखिए, जो व्हील्ड आर्मर्ड जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जो व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का मतलब है कि यह लैंड एंड वाटर दोनों में ही रो कर सकता है। ठीक है, रोवरिंग कर सकता है। ठीक है, ये इसमें इसके जो स्पेसिफिक फीचर जो टेक्निकल फीचर्स है उसमें है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, एडवांस फ्लोटिंग सिस्टम इसमें है और प्रोपल्सन मैकेनिज्म इसका काफ़ी सीमलेस है। दूसरी चीज़ जो है, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, वो है जो एमसीक्यू हमने तैयार किया है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली इंडक्टेड इंडियन नेवल वेसल अनुरोध। अनुरोध के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही है। पहला स्टेटमेंट है द वेसल इज द सेकेंड शिप ऑफ एट एंटी सबमरीन वार शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, यानी कि शैलो वाटर मतलब छिछले वाटर में जो एंटी सबमरीन वारफेयर वारशिप है ये। उसके बाद दूसरा है इट इज़ प्रोपेल्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल इंजन एंड वाटर जेट आर्म्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट हैवी वाटर टॉर्पिडोज। ठीक है, हैवी वेट टॉर्पिडोज। तीसरा स्टेटमेंट है द शिप इज नेम्ड आफ्टर एन आइलैंड इज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कपेलागो। ठीक है, इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं देखते हैं क्या है। जो ये अड्रोड जो ये शिप है ये एक क्लास है जिसे अर्नाला क्लास कहते हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर शिप है, ये उस कैटेगरी का है। ये सेकंड इन द लिस्ट है। ठीक है, सेकंड इन द लिस्ट है। इसमें टोटल 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। ठीक है, जो ये अर्नाला है वॉज द फर्स्ट जो थी इन जो 8 जो ये सीरीज है इसकी ये पहला शिप था। ठीक है, जो अंदरोद जो है वो एक लक्षद्वीप में एक आइलैंड है जिसके नाम पर इसे रखा गया है। ठीक है, ये डीजल इंजन वाटर जेट कंबशन से इक्विप्ड है। ठीक है, यहाँ पर लाइट वेट टॉर्पिडोज ठीक है, लाइट वेट टॉर्पिडोज भी इंस्टॉल्ड किए गए हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं अर्नाला क्लासेस के बारे में। ठीक है, अर्नाला क्लासेस की क्या स्पेसिफिकेशंस है। ये एंटी सबमरीन वार शैलो वाटरशिप है। ठीक है, इस तरीके के 16 वेसल बनाने का भारत का प्लान है। ठीक है, ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं ऑपरेशन इन कोस्टल वाटर, शैलो एंड कोस्टल वाटर्स पर। ठीक है, जो प्राइमरी मिशन है इन शिप का वो एंटी सबमरीन वारफेयर है। ठीक है, जो सबमरीन्स होती हैं, पनडुब्बियाँ होती हैं, जो दुश्मन की जो पनडुब्बियाँ हैं उनके खिलाफ इन सबमरीन्स को तैयार किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज इन द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी। अभी एक स्कीम आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है,
स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम। इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है इन द सपोर्ट ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। इसका प्राइमरी इम्प्लीमेंटेशन किस मिनिस्ट्री के तहत किया जाता है? ठीक है, आप इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि स्कीम। ठीक है, ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ठीक है, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था। जैसे कि क्वेश्चंस हमने जो एमसीक्यू पूछा गया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, ये मेनली कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करेगी स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स जो आप देखते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स उनको देखिए, इसके टारगेट बेनिफिशियरीज जो हैं ऑल स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स होंगे इन दी अर्बन एरिया या उससे लगते हुए सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में, सिर्फ अर्बन से लगते हुए, ना कि प्रॉपर रूरल एरियाज। इसके अलावा इसके जो की फीचर्स हैं उसमें हम देख सकते हैं लोन कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी संपत्ति बैंक में गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा ये है सब्सिडाइज 7% पर एनम के हिसाब से लोन दिया जाएगा। ठीक है, और प्री पेमेंट करने पर, जो प्री पेमेंट मतलब अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हैं या टाइमली पेमेंट करने पर आपको एक्स्ट्रा सब्सिडीज भी दी जाने की इसमें प्रावधान किया गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन इनिशिएटिव्स इसके तहत स्टार्ट किए गए हैं। दूसरा है इसके कुछ जो फीचर्स हैं, अगर हम उसके बात करें तो पहली बार फर्स्ट टाइम अगर कोई वेंडर लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे अप टू 10,000 तक का लोन सेशन किया जाएगा। ठीक है, अगर वो पहली बार लोन पूरा पेमेंट चुका देता है उसके बाद उसको 20,000, देन उसको 50,000 तक के लोन की अर्जी उसके लिए एप्लीकेबल रहेगी। देखिए, ये स्कीम सिर्फ उनको लोन प्रोवाइड करने तक ही सीमित नहीं है, ये स्कीम उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये स्कीम उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए, यानी कि वित्तीय साक्षरता देने के लिए भी स्टार्ट की गई है। ठीक है, साथ ही इस स्कीम के थ्रू सरकार चाहेगी कि उसके द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा उनके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको प्रोवाइड की जाने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उनसे अवगत कराया जा सके। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे देश के जितने भी वित्तीय संस्थान या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, फिर चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, एनबीएफसीज हो, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कॉरपोरेशंस हो, या फिर आरआरबी हो, ठीक है, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हो, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि देखिए, ये स्कीम स्टार्ट सरकार के थ्रू की जा रही है, सरकार इसके लिए ये स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, लेकिन जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो बैंकों के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये लोकल अर्बन बॉडीज जो होंगी, ठीक है, वो इस स्कीम के थ्रू जो लाभार्थी हैं, ठीक है, उनके आइडेंटिफिकेशन करेगी। यानी कि जो लोकल बॉडीज हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, ठीक है, या नगर निगम, नगर पालिकाएँ, ठीक है, इस तरीके की जो बॉडीज़ हमारी, वही इनका आइडेंटिफिकेशन करेगी, पहचान करेगी कि किसको प्रोवाइड किया जाए और किसको प्रोवाइड ना किया जाए। ठीक है, जो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है दादा भाई नौरोजी के कंटेक्स्ट में। विद रेफरेंस टू दादा भाई नौरोजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट सही है? देखिए, एग्जाम में जब आप जाते हैं तो करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनको आपने जो पहली रीडिंग होगी उसी टाइम पे अंडरलाइन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देन आगे बढ़ना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट कहता है कि ही वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड द अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहा जाता था। दूसरा है ही सर्व एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 4 टाइम्स। कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में पूछी गई है, कोशिश करें कि उसे अंडरलाइन करने की। ठीक है, ही सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमें पता है कि वह जो दादा भाई नौरोजी जी थे वो इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। कितनी बार बने थे ये आपको श्योर करना है।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पे। दूसरा है हिज इलेक्शन एज अ आईएनसी के जो प्रेसिडेंट के रूप में 1906 में जो इनका इलेक्शन हुआ था, क्या हुआ था इसके बारे में हम देखेंगे आगे। उन्होंने डिफरेंसेस जो थे मॉडरेट्स के बीच और एक्सट्रीमिस्ट के बीच, उनके बीच एक खाई जो थी उसको पाटने की कोशिश की थी। ही प्राइमरली टू ब्रिज द डिफरेंसेस बिटवीन दी बोथ एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट, ठीक है, 1906 में। तो देखते हैं क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी इस बार। दादा भाई नौरोजी जो हैं वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इंडिया 2025 में उनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। यानी कि 200 साल पहले, आज ही के इसी साल 200 साल पहले सन 1825 में उनका जन्म हुआ था। तो उन्हें 200 साल हो गए हैं। इनसे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं, जितने हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, वो तो पढ़ने ही हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और पढ़ना होगा तो आप वो पढ़ के अवश्य जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार एग्जाम के लिए। दादा भाई नौरोजी को जो जन्म हुआ था वो 1825 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1917 में, ठीक है। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखिए, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया मतलब वो दूत थे, भारतीय लोगों के दूत थे विदेशों में, ठीक है, बट सरकार की तरफ से नहीं, भारतीयों की तरफ से, तो अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वो फाउंडिंग मेंबर यानी कि संस्थापक सदस्य और 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1886 से लेके 1886, 1893 एंड 1906। ये जो फैक्ट हैं ये आपको, देखिए फैक्ट के बारे में तो ये कह सकते हैं कि भाई फैक्ट तो आपको रटने पड़ेंगे। देखिए इन चीज़ों को आप समझ नहीं सकते हैं, आप बार बार रिवाइज करिए इनको, ठीक है, रिवाइज करने से ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा 1906 में ये जो प्रेसिडेंट थे जब कांग्रेस के, इन्होंने जो डिफरेंसेस थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, उनको कम करने की कोशिश की थी अपनी प्रेसिडेंसी में, ठीक है। इनका की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इनके, देखिए पहली बात तो ये दादा भाई नौरोजी जो थे वो इंडिया में सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिक रिफॉर्मर, ठीक है, पॉलिटिशियन, नोवेलिस्ट, ट्रेडर, मर्चेंट, सारे माने जाते हैं, ठीक है। ही वॉज ए लिबरल, आइडियोलॉजिकली देखें तो ये लिबरल थे। इनके सोशल रिफॉर्म्स क्या थे, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था द स्टूडेंट लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1845 में। इस सोसाइटी ने बॉम्बे में, आज के मुंबई और तब के बॉम्बे में, ठीक है, 6 बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी, 6 गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट, देखिए उस समय, आज के टाइम पे आप बालिका विद्यालय या बालिका शिक्षा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज से लगभग 150 साल पहले इन चीज़ों के बारे में बात करना भी एक तरीके से टैबू माना जाता था, ठीक है। देखिए दूसरा चीज़ जो रिफॉर्मिस्ट के रूप में इनके व्यूज़ थे, वो इन्होंने एक न्यूज़पेपर के रूप में पब्लिश किए थे जो था रस्त गोफ्तार एक समाचार पत्रिका हुआ करती थी उस दौर में। एंग्लो मतलब अंग्रेजी और गुजराती में छपती थी यह पत्रिका 1854 में, ठीक है। इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी। सभा उस समय, आज के टाइम पे जो संस्थान या इस तरीके के जो रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको कहा जाता था। उन्होंने जो रहनुमाई मजदयासर नामक सभा की भी स्थापना की थी, जो पारसी समाज, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी समाज से बिलोंग करते थे, तो पारसी समाज से बिलोंग करने की वजह से उन्होंने जो पारसी समाज में कोई उस समय की जो कमियां थी, उस समय की जो समाज में जो जिस तरीके से कुरीतियां थी, उसमें सुधार के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी, ठीक है। ये फैक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, उसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। ये न्यूज़पेपर जो था ये इंग्लिश में पब्लिश होता था, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1883 में, जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, ये होता था आज के मुंबई और तब के बॉम्बे से। ये चीज़ें आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में। दूसरी चीज़ जो है इनके इकोनॉमिक व्यूज़, देखिए इकोनॉमिक व्यूज़ के लिए हम ज़्यादातर दादा भाई नौरोजी को जानते हैं क्योंकि इन्होंने पहली बार भारत में पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन किया था,
ठीक है, पहली बार भारत में पर कैपिटा इनकम इन्होंने जो डिसाइड की थी, जो इनके कैलकुलेशन से निकली थी, वो थी 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ठीक है, इसका कैलकुलेशन इन्होंने किया था। इन्होंने भारत से जो ब्रिटिशियर्स द्वारा धन का निष्कासन किया जा रहा है उसके ऊपर एक थ्योरी दी थी जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। इनका मानना था कि भारत की संपत्ति अलग अलग माध्यमों से, मतलब अलग अलग मीडियम से विदेशों में भेजी जा रही है। विदेशों में क्या, ब्रिटेन में भेजी जा रही है। वो मीडियम जो थे उनका कहना था या तो वो भारतीयों पर टैक्सेस के रूप में लिए जा रहे हैं, सैलरीज के रूप में जो ब्रिटिशियर्स भारत में काम करते हैं उनको दी जा रही है, पेंशनर्स को भी भारत से ही पैसा दिया जा रहा था, और रेमिटेंसेस के रूप में भी भारत से विदेशों में पैसा भेजने की जो उनकी थ्योरी थी वो उन्होंने अपनी जो बुक थी उसमें प्रकाशित की थी। और वो बुक थी, जिस बुक में उन्होंने अपने इस बारे में जिक्र किया था, वो था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको पब्लिश किया गया था 1901 में। इसके अलावा उनकी एक और बुक थी पॉवर्टी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत की पर कैपिटा इनकम के बारे में जिक्र किया है, और वेज एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1876। देखिए ये जो बुक हैं आपको याद करनी है। ये पब्लिकेशन डेट जो है, ये साथ में मैंने इनका पब्लिकेशन डेट दी हुई है, आपको इनको ध्यान में रखना है। आपसे किसी भी तरह से एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा। देखिए जो हिस्ट्री में, हिस्ट्री इसीलिए हिस्ट्री से लोग डरते हैं क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको डेट्स याद करनी पड़ती है, आपको पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में याद करना पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस याद करने पड़ते हैं, न्यूज़पेपर्स याद करने पड़ते हैं। तो आपको इन बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, ये इनकी हैं और ये इन पर्टिकुलर डेट्स में पब्लिश की गई थी। जब भारत के शोषण के बारे में उन्होंने छापना, पब्लिश करना स्टार्ट किया, तब ब्रिटिशियर्स को भी लगा कि भारत की इकोनॉमी को लेकर उन्हें एक कमीशन नियुक्त करना चाहिए। तो रॉयल कमीशन की स्थापना की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वेलबी। ठीक है, जिसमें दादा भाई नौरोजी भी एक मेंबर थे, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के माध्यम से उन्होंने इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर ब्रिटेन में भी यह लोगों को प्रसारित करने की कोशिश की कि भारत में किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि उनके पॉलिटिकल व्यूज क्या थे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकली वो मॉडरेट थे। मॉडरेट का मतलब वो लिबरल थे, मतलब वो उदार थे। ठीक है, वो डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है शासन की ऐसी व्यवस्था जहां पर एक साथ दो व्यक्तियों का शासन चल रहा होता है इन दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। जैसे कि हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री। ये बिल्कुल ब्रिटिश व्यवस्था के समान है। ओके, दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी एक ही व्यक्ति होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी एक ही व्यक्ति होता है, जैसे कि यूएसए के ट्रंप साहब। ठीक है, तो उन्होंने भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। उनका मानना था कि कोई भी विरोध प्रदर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुली होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उनको मॉडरेट्स कहा जाता था। मॉडरेट्स की 3 विशेषताएं होती थी। वो या तो अपना विरोध पिटीशन के थ्रू देते थे, ठीक है, सरकार को कुछ एप्लीकेशन लिख के, या उनसे कुछ प्रार्थनाएं करते थे, या छोटा मोटा प्रोटेस्ट करते थे, बट वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली एंड पीसफुली होता था। दूसरा हम देखते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, भारत में पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए उन्होंने 2 संस्थाओं की स्थापना की थी। एक का नाम था द लंदन इंडियन सोसाइटी, जो कि ब्रिटेन में स्थापित की गई थी लंदन में 1865 में। दूसरी थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। ये बॉम्बे में स्थापित की गई थी। ठीक है, हालांकि बॉम्बे से बाहर भी काम करती थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इन दी बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद आता है द फर्स्ट इंडियन,
जो थे, इनकी सबसे बड़ी विशेषता, जो सबसे बड़ा फैक्ट आपको याद रखना है, ये पहले व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद के रूप में चुने गए थे। ठीक है, इनका चुनाव जो हुआ था 1892 का जो जनरल इलेक्शन था ब्रिटेन में, वहाँ ये लिबरल पार्टी के सांसद के रूप में फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव जीते थे। ठीक है, इसलिए यह भारत के ही नहीं, जो कहते हैं ना कि गोरी चमड़ी के अलावा जो भी चमड़ियां हैं, उस समूह में पहले व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे। इसी के साथ आज की जनरल अवेयरनेस और जनरल करंट अफेयर की क्लास खत्म होती है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे जुड़े हुए पीडीएफ और पीपीटीज आपको अगर चाहिए, इसके बारे में भी हमें इत्तला करिएगा। धन्यवाद।